डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसे 1958 में तीन डिपार्टमेंट DSO यानी डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, DTE यानी टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और DTDP यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को मर्ज करके बनाया गया था। DRDO को बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य था कि ये भारत की तीनों आर्मी विंग्स को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेगा और फ्यूचर में आने वाली चुनौतियों के लिए भारत को मजबूत बनाएगा। लेकिन DRDO की स्थापना के बाद से इसकी सफलताओं को देखें तो इसकी सफलताओं की लिस्ट बहुत ही छोटी है और असफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। और शायद यही कारण है कि भारत लगातार कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर बना हुआ है। लेकिन DRDO के साथ ऐसा क्यों है कि वेपन की दुनिया में देश के साथ साथ जहां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए था, उस टाइम पर DRDO एक फेलियर का दर्जा हासिल कर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या DRDO में टैलेंटेड साइंटिस्ट की कमी है या फिर गवर्नमेंट ही खुद DRDO से अपना हाथ पीछे खींच रही है। आज के इस वीडियो में हम DRDO के फेलियर को डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, DRDO के फेलियर को समझने की शुरुआत इसके सक्सेस रेशो से करते हैं। DRDO के पास सफलता के नाम पर IGMDP प्रोग्राम और तेजस फाइटर जेट के अलावा और कुछ खास नहीं है। DRDO की सफलता पर CAG का कहना है कि जनवरी 2010 और दिसंबर 2019 के बीच DRDO ने 2505.23 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 103 मिशन मोड प्रोग्राम को बंद कर दिया था। CAG ने जिन 175 प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया था, उनमें से 75 प्रोजेक्ट को DRDO टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया और सभी प्रोग्राम की डेडलाइन 16% से 500% तक बढ़ाई जा चुकी थी। रिपोर्ट में एक और बात सामने आती है कि DRDO जिन मिशन मोड प्रोग्राम पर काम कर रहा था, उनकी डिलीवरी भी टाइम पर नहीं कर पाया और ऐसे प्रोग्राम में DRDO ने डेडलाइन को 100% तक बढ़ा दिया था। दोस्तों, मिशन मोड प्रोग्राम में ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें पहले से मौजूद या प्रूवन टेक्नोलॉजी पर ही काम करना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी DRDO इन्हें टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि DRDO ने 86 में से 20 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बताकर बंद कर दिया था, जबकि ये प्रोजेक्ट अपने की पैरामीटर और ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर पाए थे। इसको समझाने के लिए CAG ने एल्टस यानी एडवांस लाइट टो एरे सोनार का एग्जाम्पल दिया था, जिसे दिसंबर 2021 में सक्सेसफुल बताकर DRDO ने क्लोज कर दिया था। और इसके ट्रायल के दौरान ये बात सामने आई कि ये यूजर रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाया। CAG ने जब इस पर सवाल पूछा तो DRDO के पास कोई जवाब न होने के चलते उसने कहा कि नेक्स्ट ट्रायल में ऐसी कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, कई डिफेंस एक्सपर्ट DRDO को लेकर ये बात कह चुके हैं कि DRDO के काम में तकनीक और हथियार दोनों को ही बनाना शामिल है। लेकिन पिछले कई सालों से DRDO ने तकनीक की तरफ कम और हथियारों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है और ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि DRDO नई टेक्नोलॉजी पर काम करने की बजाय पिछली टेक्नोलॉजी की रेंज को बढ़ाने में लगा रहता है, जिसमें अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 शामिल है। DRDO की सबसे बड़ी असफलताओं में कावेरी इंजन प्रोग्राम का नाम टॉप पर आता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्राम अपने टाइम से 27 साल देरी से चल रहा है, जिसके कारण इसकी लागत 800% से बढ़ गई है। दोस्तों, DRDO की इतनी सारी असफलताओं के पीछे के कारण को देखें तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इसके बजट पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बढ़ाने के लिए बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में टाइम टू टाइम महंगाई के हिसाब से बजट बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम DRDO के बजट को देखें तो हम पाते हैं कि इसका बजट पिछले कुछ सालों में कम होता जा रहा है। साल 2016-17 में DRDO ने GDP का 0.088% डिफेंस रिसर्च पर खर्च किया था, जबकि साल 2021-22 में इसे कम करके 0.084% कर दिया गया था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि DRDO ने साल 2021-22 में 23,460 करोड़ रुपए की जरूरत बताई थी, लेकिन उसके बजट में 20,457 करोड़ रुपए ही क्रेडिट किए गए थे। वहीं हम अगर DRDO के कुछ साल पहले के बजट को देखें तो साल 2011-12 के कुल रक्षा बजट में DRDO का हिस्सा सिर्फ 5.79% था, जबकि साल 2013-14 में ये हिस्सा सिर्फ 5.34% रह गया था। यानी कि आज से 10 साल पहले से ही DRDO का बजट कम होता आ रहा है। बजट के अलावा भी किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लिए उसका मैनेजमेंट काफी हद तक जिम्मेदार होता है। मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाता है और पीछे भी धकेलता है। ऐसे में सेम यही नियम DRDO पर भी काम करता है। DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं और इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है जहां इसरो की तरह डायरेक्ट BMO के अंडर काम कर सके। साथ ही DRDO के मैनेजमेंट में DRDO के साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे में जब भी इन्हें कोई प्रोजेक्ट पास करवाना होता है या उसकी परमिशन लेनी होती है तो इन्हें डिले एडमिनिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर काम करने वाले लोगों का इस ऑर्गेनाइजेशन से मोह भंग होता जा रहा है। डिले मैनेजमेंट के कारण ना तो सही बजट पास हो पाता है और ना ही टाइम पर परमिशन मिल पाती है। लेट परमिशन मिलने के कारण साइंटिस्ट का मोरल भी डाउन होता है, जिससे उनके काम में भी देरी देखने को मिलती है।
दोस्तों डीआरडीओ में जूनियर साइंटिस्ट को कोई खास काम नहीं दिया जाता, उनसे बस छोटे मोटे काम ही कराए जाते हैं, जिससे उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो प्राइवेट कंपनीज में मूव कर जाते हैं। ऐसे में डीआरडीओ को मैन फोर्स की कमी से भी जूझना पड़ता है। डीआरडीओ में मैन फोर्स की कमी के बारे में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि साल 2003 से 2007 के बीच 1107 और साल 2015 से 19 के बीच 132 साइंटिस्ट ने डीआरडीओ से रिजाइन कर दिया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा यूथ है। रेजिग्नेशन के कारणों की बात जानने के पीछे ये बात सामने आई कि डीआरडीओ की सैलरी कुछ ही हजारों में होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये सैलरी लाखों में पहुंच जाती है। ऐसे में यूथ देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छा वर्क कल्चर मिलता है, तो वो डीआरडीओ में 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर प्राइवेट कंपनी में मूव कर जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि डीआरडीओ को छोड़ने वाले साइंटिस्ट की दर 6.3% है, जिसमें सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि खाली जगह को भरने के लिए एबल कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। सही कैंडिडेट ना मिलने के कारण डीआरडीओ और आर्मी के बीच तालमेल में कमी देखने को मिलती है, जो आर्मी को विदेशों से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पर मजबूर करती है। और शायद यही कारण है कि डीआरडीओ की स्थापना के 60 साल बाद भी भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, और मेक इन इंडिया के बाद भी हालात कुछ खास नहीं बदले हैं। भारत के वेपन इंपोर्ट को लेकर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2003 से साल 2017 के बीच वर्ल्ड लेवल पर वेपन इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 12% थी, और साल 2018 से 22 की रिपोर्ट में भी भारत टॉप पर था। इससे पता चलता है कि भारत वेपन्स को देश में बनाने की बजाय उनके इंपोर्ट पर ज्यादा खर्च करता है, जिससे भारत में होने वाले रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं मिल पाता। यहाँ से आप विदेशों से इंपोर्ट को बढ़ाने को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जिसमें पहला है कि इंडियन आर्मी की डिमांड को डीआरडीओ टाइम और क्वालिटी दोनों ही तरीकों से पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते आर्मी को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरे देशों से रडार, फाइटर जेट या फिर दूसरे इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि सभी इंटरनेशनल ट्रेड में नेता या मंत्री शामिल होते हैं, जो कई बार करप्शन करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का भी सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोफोर्स घोटाला, आर्मी जीप घोटाला और ताबूत घोटाला जैसी घटनाओं से समझ सकते हैं। डीआरडीओ की असफलताओं के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि डीआरडीओ के फेलियर की खबरें तो न्यूज में आ जाती हैं, लेकिन उसकी सफलताओं के पीछे की खबरें बड़े पैमाने पर बाहर नहीं आ पाती हैं। और इसका कारण ये है कि डीआरडीओ देश के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, उनकी रिपोर्ट बाहर आने से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। ऐसे में इसे पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाता और ना ही ज्यादा मीडिया कवरेज मिल पाती है, जिसकी वजह से डीआरडीओ के साइंटिस्ट को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाती, जो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर के कारण उनके मोरल को भी डाउन करता है, जिसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। दोस्तों डीआरडीओ के बारे में इतनी नेगेटिव बातें सुनकर शायद आपके भी दिमाग में आया होगा कि इतना ही असफल है तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर डीआरडीओ पूरी तरीके से सफल नहीं है तो ये पूरी तरीके से असफल भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डीआरडीओ का सबसे सफल प्रोग्राम माना जाता है। इसी प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा भी डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर, INS अरिहंत सबमरीन और तेजस जैसा स्वदेशी फाइटर बनाकर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीआरडीओ की सफलताओं की लिस्ट बहुत ही छोटी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि डीआरडीओ ने छोटी ही सही पर कुछ बेहतरीन अचीवमेंट से साबित कर दिया है कि अगर उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि डीआरडीओ की ऐसी क्या जरूरतें हैं जिन्हें फुलफिल कर दिया जाए तो ये खुद को एक रोल मॉडल की तरह साबित कर सकता है। डीआरडीओ में सुधार के लिए साल 2007 में डॉक्टर पी रामाराव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने डीआरडीओ में रिफॉर्म के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जिसके आधार पर डीआरडीओ गेम चेंजर साबित हो सकता है। कमेटी का कहना था कि डीआरडीओ को एक मजबूत संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जिसके लिए डीआरडीओ को अपने स्ट्रक्चर, वर्कशॉप और वर्क कल्चर में सुधार करने की जरूरत है। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की उदासीनता पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही कमेटी ने डीआरडीओ की फाइनेंशियल इशू को ठीक करने की बात करते हुए ये कहा है कि संगठन में कमर्शियल ब्रांच बनाने की जरूरत है, जिससे डीआरडीओ को बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और कमर्शियल ब्रांच डीआरडीओ के बिजनेस को बढ़ाकर इसे प्रॉफिट दिलाने का काम भी करे। डीआरडीओ और बाकी के सर्विस सेक्टर के बीच बिना किसी दिक्कत के कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए भी एक नोडल ऑफिसर की बात कही गई। कमेटी के अलावा भी कुछ और एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ की मोनोलोपी है, जिसके चलते इसका कोई भी कम्पिटिटर नहीं है, जिससे अपने को उसके सामने साबित
कर सके। ऐसे में जरूरी है कि इसकी मोनोलोपी को खत्म किया जाए और भारतीय डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जाए। ऐसा कई बार देखा गया है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में उलझे रहते हैं, जिससे वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे डीआरडीओ को मैन पावर की कमी से जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए डीआरडीओ को यूथ साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी पैकेज, इंसेंटिव, अच्छा वर्क कल्चर और PRIS यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव सिस्टम को अप्लाई करने के साथ ही इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम बंद कराने होंगे, जिससे फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके। इसके अलावा डीआरडीओ एक रोल मॉडल की तरह सामने आए। इसके लिए जरूरी है कि डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भारत दूसरे देशों से अपनी डिपेंडेंसी को कम करके डीआरडीओ को नए डिफेंस इक्विपमेंट के लिए प्रोत्साहित करे, जिसके लिए इन्हें अलग डिपार्टमेंट और बजट दिया जा सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ की सफलता की लिस्ट बेशक छोटी है, लेकिन वो काफी मजबूत है, जिसे डीआरडीओ ने अपने द्वारा बनाए गए तेजस फाइटर जेट, अग्नि और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से साबित भी किया है। आज के इस टेक्निकल दौर में चीन और पाकिस्तान दोनों से हमें चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में भारत को डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किसी और देश पर निर्भर होना सही नहीं है और इसके लिए कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेक इन इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके रिजल्ट को देखें तो भारत के डिफेंस इंपोर्ट में साल 2018 से 2022 के बीच 11% की कमी आई है और इसी पहल के तहत डीआरडीओ के साल 2023-24 के बजट में 9% की बढ़ोतरी भी कराई गई है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।